निबंध लेखन। बच्चों, आप जानते हैं कि निबंध लेखन गद्य लेखन की एक विशिष्ट कला है। निबंध को अंग्रेजी में कहते हैं। निबंध का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्थित रूप से बंधी हुई रचना। विद्वानों के अनुसार निबंध बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रचना है, क्योंकि निबंध लिखने के लिए कोई ठोस रचना नियम नहीं है, जिसका पालन लेखक को करना आवश्यक है। दिए गए विषय पर निबंध लिखते समय लेखक अपने विचारों, भावों एवं व्यक्तिगत अनुभवों को अपनी सहूलियत के अनुसार क्रमबद्ध कर प्रभावशाली ढंग से लिखता है। यही कारण है कि एक ही विषय पर कई तरीके से निबंध लिखा जा सकता है। निबंध के अंग। मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग हैं। निबंध के अंग: भूमिका, प्रस्तावना, आरंभ, प्रतिपादन, विस्तार, मध्य, उपसंहार, निष्कर्ष। 1. भूमिका, प्रस्तावना, आरंभ। भूमिका को विषय का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। निबंध का यह अंग जितना आकर्षक और प्रभावशाली होगा, उतना ही पाठकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। निबंध का आरंभ किसी मुहावरे, लोकोक्ति, सूक्ति, उद्धरण या काव्य पंक्ति से किया जा सकता है। 2. प्रतिपादन, विस्तार, मध्य। इस भाग में निबंध के विषय को विस्तार पूर्वक विभिन्न पहलुओं को अलग अलग अनुच्छेदों में स्पष्ट किया जाता है। प्रत्येक अनुच्छेद अपने से पहले वाले अनुच्छेद से जुड़ा हुआ होना चाहिए। विषय का विस्तार करते समय कोई गलत सूचना नहीं देनी चाहिए तथा किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहिए। 3. उपसंहार, निष्कर्ष। इसके अंतर्गत निबंध में कही गई बातों का सारांश होता है। निबंध का समापन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि मूल भाव पाठकों के मन मस्तिष्क में गूंजता रहे। निबंध के भेद। निबंध के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। 1. वर्णनात्मक निबंध। 2. विवरणात्मक निबंध। 3. विचारात्मक निबंध। 4. भावनात्मक निबंध। 1. वर्णनात्मक निबंध ऐसे निबंधे में किसी स्थान, त्योहार, घटना, यात्रा, प्राकृतिक दृश्य, वस्तुओं या ऋतुओं का वर्णन किया जाता है, जैसे दीपावली, ऋतुराज, वसंत, पुस्तक मेल, बाढ़ का दृश्य इत्यादि। 2. विवरणात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में किसी विशेष संस्मरणों, काल्पनिक घटनाओं, यात्राओं आदि का विवरण होता है, जैसे मेरी पहली हवाई यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, महात्मा गांधी आदि। 3. विचारात्मक निबंध। ऐसे निबंधे में विचारों की प्रधानता होती है। इसके अंतर्गत समाज, साहित्य, राजनीति आदि मौलिक विषयों पर पक्ष विपक्ष में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, चलचित्र का समाज पर प्रभाव, बढ़ती महंगाई, नारी सुरक्षा आदि। 4. भावनात्मक निबंध। ऐसे निबंधे में मन के भावों की प्रधानता होती है। लेखक की व्यक्तिगत रुचियों, अनुभूतियों, भावनाओं एवं अनुभवों की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार के निबंध सूक्तियों आदि पर लिखे जाते हैं, जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत आदि। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। 1. निबंध लिखने से पूर्व विषय से संबंधित बिंदुओं की रूपरेखा बना लेनी चाहिए, जिससे कि विषय से संबंधित कोई पहलू छूट न जाएं। 2. रूपरेखा के अनुरूप क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात अनुच्छेदों में व्यक्त करनी चाहिए। 3. निबंध का आरंभ व अंत आकर्षक होना चाहिए। 4. निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। 5. निबंध में शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए। 6. निबंध में एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। 7. निबंध में विषय के अनुसार मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, उद्धरणों, कविता की पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। 8. निबंध सदैव शब्द सीमाओं को ध्यान में रखकर ही लिखा जाना चाहिए। जीवन में खेलों का महत्व। रूपरेखा। खेल क्या है? पुराने समय में खेले जाने वाले खेल
पुराने समय में लोगों की धारणा, वक्त के साथ बदलाव, वर्तमान समय में खेलों के प्रकार, महत्व, विद्यार्थी जीवन में महत्व, धनोपार्जन का साधन, बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करे। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। पुराने समय में खेले जाने वाले खेल थे दंड बैठक, कुश्ती और तैराकी इत्यादि। उस समय खेल खेलना लोगों को समय की बर्बादी लगता था। इसीलिए शायद यह कहावत गढ़ी गई थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। परंतु समय बदला, समय के साथ साथ लोगों की सोच बदली। लोगों ने जीवन में खेलों के महत्व को समझा। खेल हमारे जीवन में उतने ही आवश्यक हैं जितना कि भोजन, पानी और पढ़ाई आवश्यक है। पढ़ाई के लिए हमें स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए और स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ देह में ही निवास करता है। देह को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद जरूरी है। वास्तव में खेल समय की बर्बादी नहीं, एक अच्छा व्यायाम है। खेल अपनी सुविधानुसार कहीं भी खेले जा सकते हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों की सूची में कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश के पत्ते, लूडो, सांप सीढ़ी, वीडियो कंप्यूटर गेम्स इत्यादि हैं। जबकि खुले मैदानों में खेले जाने वाले खेलों की सूची में है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो इत्यादि। मैदानों में खेले जाने वाले खेलों को देखने के लिए दर्शक आते हैं, जो खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ा देते हैं। वास्तव में खेल हमारे स्वास्थ्य की रक्षा का निःशुल्क साधन है। खेलों द्वारा व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। शरीर की सभी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं। शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है, आलस्य दूर भागता है और देह कसती है, हाजमा दुरुस्त होता है, रक्त संचार सुचारू होता है। खेल हमारे स्वास्थ्य की ही रक्षा नहीं करते, बल्कि हमारा सर्वांगीण विकास करने में भी मदद करते हैं। खेल के मैदान में व्यक्ति आज्ञा पालन करना, एकता की भावना, अनुशासन में रहना, नेतृत्व करना, पारस्परिक सहयोग की भावना, टीम भावना, हार जीत दोनों को अपनाने की सहन शक्ति आदि को सीखता है। खेल विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तनाव से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है। विद्यालयों में खेलों के अलग घंटे होते हैं, परंतु अभी जरूरत है खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग मानकर अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने की। वर्तमान समय में खेल मनोरंजन का साधन मात्र ही नहीं रहे हैं, बल्कि यह धनोपार्जन का साधन भी बन गए हैं। खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उनका नाम तो होता ही है, साथ ही साथ उन्हें अच्छा खासा धन भी प्राप्त होता है। सरकार भी अब खेलों को प्रोत्साहित करने में सहयोग देने लगी है ताकि देश का नाम रोशन हो सके। ग्लोबल वार्मिंग। रूपरेखा। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ किन कारणों से होती है, हमारे जीवन में इसका प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी ही ग्लोबल वार्मिंग है। धरती सूरज से ऊष्मा हीट प्राप्त करती है। सूर्य की किरणें वायुमंडल एटमॉस्फेयर से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से परिवर्तित रिफ्लेक्ट होकर पुनः लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण लेयर बना देती हैं। ये आवरण लौटती हुई किरणों के एक हिस्से को रोक देता है और धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। मनुष्य तथा प्राणियों और पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है, परंतु जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होती है तब यह आवरण संघन अधिक मोटा हो जाता है और सूर्य की परिवर्तित किरणों को अधिक रोकने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट सामने आते हैं। पिछले 10 वर्षों में धरती के औसत तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। तापमान में वृद्धि से ग्लेशियरों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है।
ग्लेशियरों की बर्फ के पिघलने से समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ गई है। यदि ग्लोबल वार्मिंग में और वृद्धि होती है तो ग्लेशियरों पर जमी बर्फ और पिघलेगी और समुद्र में पानी की मात्रा और बढ़ेगी, जिससे समुद्रों का जलस्तर प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू कर देगा, जिससे कई तटीय इलाके पानी में डूब जाएंगे और उन क्षेत्रों में रहने वाले बेघर हो जाएंगे। यही नहीं, तापमान बढ़ने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसे रोग बढ़ेंगे, जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों पर भी पड़ेगा। पशु पक्षी और वनस्पतियां धीरे धीरे उत्तरी पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगी और इस प्रक्रिया में कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे। अब प्रश्न उठता है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इतना भयंकर है तो हमें यह पता होना ही चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। वास्तव में मनुष्य द्वारा जाने अनजाने किए जाने वाले कार्यों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का आवरण मोटा होकर परिवखतत सूर्य की किरणों को अधिक रोक रहा है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों, रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक यंत्रों इत्यादि से निकलने वाली गैसें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने वाले पेड़ों की बेतहाशा कटाई कर मनुष्य स्वयं के लिए ही खतरा बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए जरूरत है तो वैश्विक जागरूकता और हम सबके उदार प्रयासों की। मेक इन इंडिया परियोजना रूपरेखा। मेक इन इंडिया परियोजना है क्या? इसका आरंभ कब किया गया? इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का लाभ क्या होगा? कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? कब तक इस परियोजना के पूरे होने का लक्ष्य है? मेक इन इंडिया योजना की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से की थी, जिसके तहत भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अच्छी और जरूरत की चीजों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा भारत में ही हो और उन वस्तुओं के पैकेट पर लिखा जाए मेक इन इंडिया। इस परियोजना का आरंभ 5 सितंबर 2014 को विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले 25 क्षेत्रों में बदलाव लाना है। योजना के तहत देश में ज्यादा से ज्यादा सामान भारत में ही बनाना, जिससे देश में एक ओर नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा तो दूसरी ओर देश में बनी वस्तुओं की कीमत कम होगी और यदि हम उस वस्तु का निर्यात करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। विदेशी कंपनियों के आने से देश के बाहर से पैसा आएगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। साथ ही नौजवानों को कौशल तकनीक भी प्राप्त होगी। देश के नौजवानों को अपनी सोच सबको बताने का मौका मिलेगा और उन्हें विदेश जाकर काम करने की बजाय देश में रहकर ही काम करने का मौका मिलेगा। इस परियोजना से देश विदेश के निवेशकों का ध्यान हमारी ओर केंद्रित होगा और दुनिया में हमारा नाम भी होगा। दुनिया भर में आजकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बहुत मांग है। भारत में कौशल टैलेंट की कमी नहीं है। भारत के नौजवान खुद का काम शुरू करें, इसलिए इस योजना का टारगेट 2020 तक भारत को इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का मुख्य हब बनाना, अर्थात भारत विदेश से शून्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आयात करे। मेक इन इंडिया परियोजना ने देश विदेश सभी जगह के निवेशकों के लिए भारत में व्यापार करने के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार ने इस योजना के लिए जिन 25 सेक्टर का चुनाव किया है, उनमें ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेदर, माइनिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट, गैस, रेलवे, पोर्ट्स एंड शिपिंग, टेक्सटाइल व गारमेंट्स, थर्मल पावर, टूरिज्म, इलेक्ट्रिकल मशीन, रोड व हाईवे, विमान निर्माण उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा, स्पेस सेक्टर में भी निवेश के रास्ते खुल गए हैं। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, लेकिन शुरुआत में इसके लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
जिसमें से 580 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दे दिए हैं।